चैप्टर 49 खतरनाक अदिति। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर जैसा बंगला, जो कि बाहर से दिखने में काफी कमजोर दिख रहा था, मगर अंदर से उतना ही मजबूत। उस बंगले के आसपास जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और उसके पीछे बहुत ही खूबसूरत झील थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज दिखने में जितनी खूबसूरत होती है और अंदर से उतनी ही खतरनाक। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। वो झील दिखने में जितनी खूबसूरत थी मगर अंदर से उतनी ही खतरनाक, क्योंकि उस झील काफी खूंखार इंसानी मांस खाने वाली वाइल्ड पिराना मछली पाई जाती थी। उस बंगले के मेन गेट से लेकर उस बंगले के एग्जिट गेट तक जहां पर वह झील थी वहां तक सफेद कपड़े पहने दर्जनों बॉडीगार्ड अपनी बंदूकें लिए पहरा दे रहे थे। तभी एक कार आकर रुकी तो वो सारे बॉडीगार्ड अलर्ट होकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उस कार से एक लड़की निकली जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वो लड़की व्हाइट हुडी जैकेट पहने सीधा उस बंगले के अंदर चली गई। अंदर जाकर उस लड़की की नज़र सोफे पर सो रहे एक आदमी पर पड़ी, जो कि बेतरतीबी से पैर फैलाए सो रहा था। ये देखकर वो लड़की उसी की तरफ चली गई। पूरे घर में दिल दहला देने वाली शांति थी। सिर्फ उस लड़की की हाई हील के चलने की आवाजें आ रही थीं। वो लड़की उस सोफे पर सो रहे लड़के के पास आई और उसे जोर से लात मार दी। वो लड़का जो सोफे पर सो रहा था लात पड़ने से सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वो लड़का उबासी लेते हुए फिर से दूसरी तरफ पलटकर सो गया। ये देखकर वो लड़की चिढ़ गई। फिर उस लड़की नज़र सोफे के दूसरी तरफ रखे पानी के जग पर गई। ये देखकर वो लड़की शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए उस जग का सारा पानी जमीन पर सो रहे उस लड़के पर उड़ेल दिया और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। वो लड़का पानी पड़ते ही हड़बड़ाकर उठा और तुरंत ही लंबी लंबी सांसें लेते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोला, अब्बे किस चिलेगूजे की इतनी हिम्मत हुई जो अपनी मौत को ललकार रहा है। उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, अगर तुम 5 मिनट में फ्रेश होकर यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हें उठाकर झील में फेंक दूंगी, फिर उन भूखी प्यासी मछलियों का खाना बनने के लिए तैयार हो जाना। उस लड़की की आवाज़ सुनकर वो लड़का जल्दी से उठा और गिरते पड़ते अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। उस लड़की की आवाज़ सुनकर एक लड़की किचन से दौड़ते हुए उस लड़की के पास आकर उसको गले लगाते हुए बोली, अदिति दीदी, आप आ गई। मैंने आपको बहुत मिस किया। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारी मास्क गर्ल अदिति ही थी। उस लड़की की बात सुनकर अदिति मुस्कुराते हुए उसके बालों में किस करते हुए बोली, सोफिया, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर अदिति बोली कुछ सोचते हुए बोली, कहाँ है वो? सोफिया अदिति की बात सुनकर बोली, नीचे बेसमेंट में। सोफिया की बात सुनकर अदिति बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्करा दी। कुछ ही देर में अदिति एक कांच से बने हुए बेसमेंट में मौजूद थी, जिसके दोनों तरफ झील के पानी में तैरती हुई खूंखार पिराना मछलियां कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही थी मगर कर नहीं पा रही थी। और उस बेसमेंट के तीसरी साइड की दीवार में पिंजरा था जिसके क्या था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। और उस बेसमेंट के अंदर एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके कपड़े सफ़ेद थे मगर धूल मिट्टी की वजह से काफ़ी गंदे हो गए थे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि दुबई का शेख था, जो कि लड़कियों की तस्करी के लिए इंडिया आया था। उस शेख ठीक पीछे एक आदमी खड़ा था जिसके दोनों हाथ जंजीरों में बुरी तरह से जकड़े हुए थे और वो आदमी दर्द ना सह पाने की वजह से बेहोश हो चुका था। उस आदमी को देखकर अदिति के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए उस आदमी के तरफ बढ़ गई। अदिति उस आदमी के करीब जाकर उसके बालों को जोरों से खींचते हुए बोली, वेलकम टू दी हेल पीटर। जी हाँ, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पीटर था। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर पीटर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने लगा, मगर अचानक से इतनी रोशनी आने पर पीटर की आंखें फिर से अपने आप बंद हो गईं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर अदिति के दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था। फिर अदिति हंसते हुए बोली, वॉट हैपन्ड पीटर बेबी? बस इतने से ही घबरा गए? फिर अदिति गुस्से से बोली, अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा दर्द सहना है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतना दर्द दूँ कि तुम मर जाओ। अदिति पीटर की आंखों को अपनी जलती निगाहों से घूरते हुए बोली।
मैं तुम्हें धीरे धीरे इतना दर्द दूंगी कि तुम्हारी बॉडी मेरे हर एक टॉर्चर को सहने के काबिल हो जाएगी। इतना कहकर अदिति बहुत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पिराना मछली जो कांच तोड़ने की कोशिश कर रही थी वो तुरंत वहां से भाग गई। अदिति की बात सुनकर पीटर अपनी आंखें खोलकर अदिति को यहाँ इस तरह अपने पास देखकर चौंक गया। फिर पीटर हैरानी से अपने आप को यहाँ इस बेसमेंट में देखकर अदिति से पूछते हुए बोला, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो ट्रक को देखने जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। पीटर की बात सुनकर अदिति कुछ बोलती कि उससे पहले ही एक लड़का अंदर आते हुए बोला, तुम्हें यहाँ हम लेकर आए हैं अंकल जी। उस लड़के की बात सुनकर सोफिया उस लड़के को पंच मारते हुए बोली, पागल मत बनो देव, अकेले तुमने कुछ नहीं किया है, इसमें मैंने भी तुम्हारी हेल्प करवाई है, वरना तो तुम उस ब्लैक ईगल के लीडर त्रियम के हाथों पकड़े जाते। वो तो मेरा शुक्रिया करो कि मैंने अदिति दीदी को खबर कर दी जो तुम बच गए। देव सोफिया की बातों से चिढ़ते हुए बोला, आर यू मैड सोफिया, तुम्हें मेरी पावर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं तुम्हें बचा लेता। सोफिया कुछ बोलती कि उससे पहले ही अदिति देव को चिढ़ाने के उद्देश्य से बोली, ओह रियली देव, तुम्हें ऐसा लगता है? तो ठीक है। फिर अदिति सोफिया की तरफ देखते हुए, सोफी ब्लैक ईगल से मीटिंग फिक्स करवाओ और इस मीटिंग में इस कद्दू देव की तरफ इशारा करते हुए को ब्लैक डेविल का लीडर बनाकर भेजो। सोफिया हंसते हुए, ओके बॉस, आपका काम सिर आंखों पर। अदिति की बात सुनकर देव रोनी सी शक्ल बनाकर, नहीं लीडर नहीं, आप चाहें तो मैं इस घर के सारे टॉयलेट साफ कर दूंगा, मगर मुझे उस डेविल के पास मत भेजिएगा। एक बार उसने ऐसी जगह मारा था कि फैमिली प्लानिंग में बड़ी दिक्कत हुई थी। देव अदिति की तरफ रोनी सी शक्ल बनाते हुए, लीडर आप क्या चाहती हैं कि मैं सोफिया को संतुष्ट ना कर पाऊं? उद्धरण चिन्ह। सोफिया उसी वक्त कमरे में आई थी और उसने देव की बातें सुन ली थीं। फिर सोफिया गुस्से से देव को मारते हुए, बेशर्म आदमी, शर्म नहीं आती ऐसी प्राइवेट बातें पब्लिक प्लेस पर उछालते हुए। इतना कहकर सोफिया जबरदस्ती देव को खींचते हुए अपने साथ ले गई। उन दोनों के जाने के बाद वाइट ड्रेस पहने कई सारे आदमी अंदर आए और अदिति के पीछे आकर खड़े हो गए। उन सभी के हाथों में कुछ ना कुछ था। अदिति उनमें से एक आदमी से गर्म पानी की बाल्टी लेकर शेख की तरफ बढ़ गई। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। चैप्टर 50 बेरहम अदिति। अदिति की नज़र जब जमीन पर बेहोश पड़े शेख पर पड़ी तो अदिति का माथा ठनक गया। अदिति ने अपने पास खड़े एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वो तुरंत अपने होंठ में गर्म पानी की बाल्टी लिए अदिति की तरफ बढ़ गया। अदिति ने उस आदमी से गर्म पानी की बाल्टी ली और उसे लेकर शेख की तरफ बढ़ गई। शेख की तरफ बकर अदिति ने पहले शेख को एक जोर की लात मारी, जिससे कि शेख हल्का सा होश में आया। जब अदिति से और ज्यादा इंतजार नहीं हुआ तो उसने उसी गर्म पानी से भरी बाल्टी को शेख के ऊपर फेंक दिया। तभी उस कमरे में शेख के जोर से चीखने की आवाज आई। गर्म पानी पड़ते ही शेख बुरी तरह से तड़प उठा, इतना कि उसके पास खड़े पीटर की भी रूह कांप गई और उसे वो वक्त याद आने लगा जब उसने उस मासूम सी लड़की के जिस्म को गर्म सुलगती हुई सिगरेट से जगह जगह जलाया था। वो शेख अदिति के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और अदिति से रोते हुए अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला, प्लीज तुम हमको जाने दे, हम तुमको बहुत पैसा देगा, इतना कि तू पूरी जिंदगी आराम से खाएगा, बस तुम हमको जाने दे। अदिति शेख की बात सुनकर हंसते हुए उसी की तरह बोली, ओ तो हम तुमको जाने दे, लेकिन तुम क्यों जाएगा? तुम्हें तो इंडियन लड़कियां चाहिए था, फिर उनको लिए बगैर तू कैसे जाएगा? इतना कहते ही अदिति ने अपनी हाई हील से शेख के पिछवाड़े पर जोर की लात मारी। लात पड़ते ही शेख बुरी तरह तड़प उठा क्योंकि अदिति ने अपनी हील के नुकीले हिस्से को शेख के पिछवाड़े में घुसा दी थी, जिससे कि वहां से खून निकल आया था। अदिति के इस रूप को देखकर पीटर के पसीने छूटने लगे थे और उसे इस वक्त वो पल याद आ रहा था जब उसने अदिति के साथ बदतमीजी की थी। पीटर ये सोचकर ही अपनी जगह कांप रहा था। अब अदिति मुस्कुराते हुए पीटर की तरफ बढ़ गई। पीटर अदिति को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बुरी तरह से डर गया और वो हकलाते हुए बोला, देखो तुम मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए।
पीटर की बात सुनकर अदिति हंसने लगी। उसे पीटर को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। अदिति पीटर के बहुत करीब जाकर एकटक उसकी आंखों में देखते हुए शांत लहजे में मगर अपने एक एक शब्द चबाते हुए बोली, तुमने मुझे कमजोर समझकर रखा है कि तू हर लड़की की तरह मेरे साथ भी अपनी रातों को रंगीन कर मेरे जिस्म को रौंद देगा। लेकिन देख, मैं तो खुद तेरे पास आ गई। चल करना, उतार अपने कपड़े, कर मेरे साथ अपनी रातें रंगीन। अदिति के इतना करीब आने से पीटर अब बहुत ही ज्यादा डर गया था और अब उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। अदिति पीटर के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना चाहती थी। उसे हर उस लड़की का बदला लेना था जिनके साथ पीटर ने अपनी हैवानियत दिखाई थी। अदिति ने पीछे मुड़कर एक आदमी को कुछ इशारा किया और उस आदमी ने इशारा पाते ही तुरंत अदिति के पास जाकर उसके हाथों में प्लास सौंप दिया। उस प्लास को देखकर अदिति बहुत ही अजीब तरीके से मुस्करा रही थी, मगर वहीं उस प्लास को देखकर पीटर की हवायां उड़ गई थीं और उसे समझ आ चुका था कि अब अदिति उसके साथ क्या करेगी। पीटर के रोने बिलखने की आवाज उस पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। पीटर रोते हुए अदिति से बोला, प्लीज मुझे जाने दो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे छोड़ दो। अदिति पीटर को इस तरह से अपने सामने रोते बिखरते हुए देखकर अदिति को उस 16-17 साल की लड़की याद आ गई जो इसी तरह पीटर से उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन पीटर तो बस उसके जिस्म को नोचने में जुटा हुआ था। ये सोचकर ही अदिति की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए पीटर की उंगलियां के नाखूनों को उस प्लास के जरिए अलग करने लगी। अदिति के ऐसा करते ही पीटर की चीख पूरे बेसमेंट में गूंजने लगी। उस वक्त वहां का माहौल इतना खौफनाक हो चुका था कि शेख की तो डर के मारे वहीं जान निकल गई थी। पीटर जंजीरों में जकड़ा बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गईं। फिर अदिति ने एक नज़र पीटर को देखा जिसकी आंखों में बहुत सारा दर्द आंसू बनकर बह रहा था। ये देखकर अदिति पीटर के बाल नोचते हुए उसका सिर ऊपर करते हुए बोली, What happened पीटर बेबी, आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद मी? ओ कोई नहीं, अभी तो सारी रात बाकी है। फिर अदिति पीटर का मुंह खोलकर उसके आगे का एक दांत प्लास से तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोली, ठीक इसी तरह मेरी गुड़िया तड़पी थी जिसका तूने रेप किया था, बिल्कुल इसी तरह। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? पीटर के खून से सने जबड़े को दबाते हुए, उसे भी हुआ था जब तू उसके नाजुक जिस्म से अपनी हवस पूरी कर रहा था। इतना दर्द न सह पाने की वजह से पीटर बेहोश हो चुका था। ये देखकर अदिति तुरंत अपने आदमियों के तरफ मुड़कर बोली, होश में आने पर इसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करो, मगर ध्यान रहे इसे एक बूंद पानी नसीब नहीं होना चाहिए, और हाँ, जरूरत पड़ने पर सिर्फ इतना देना कि ये बस जिंदा रहे। पास खड़े सभी आदमियों ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए अदिति को जवाब दिया, जी मैडम। तभी अदिति की नज़र शेख पर पड़ी जो कि डर के मारे वहीं पर मर चुका था। ये देखकर अदिति अपने एक आदमी को आरुड़ा देते हुए बोली, इसे झील में फेंक दो। जब मछलियों इसके जिस्म को नोचेंगी तभी इसे पता चलेगा कि जब कोई मर्द किसी औरत के साथ जबरदस्ती करता है और उसके जिस्म को नोचता है तो कैसा लगता है। इतना कहकर अदिति वहां से चली गई। अदिति के इस खतरनाक रूप को देखकर वहां मौजूद सभी आदमियों के पसीने छूट गए और उन लोगों ने अदिति के कहे अनुसार शेख को उठाकर बेसमेंट से सटी हुई झील में फेंक दिया। इंसानी मांस की खुशबू पाते ही सभी पिराना मछलियां अपने आपे से बाहर हो गईं और वे उस बेजान शरीर पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सदियों बाद इंसानी मांस मिला हो। पूरा पानी खून से लाल हो चुका था और कुछ ही देर में शेख की बॉडी की हड्डियां तक लापता हो गई थीं। पिराना मछलियों ने 5 मिनट के अंदर ही शेख का नामो निशान मिटाकर दुनिया से एक बुराई दूर कर दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ भाटिया मेंशन के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और उसमें से मायाजी बड़े ही एटीट्यूड से बाहर निकली और एक नज़र पूरे भाटिया मेंशन को देखते हुए अंदर चली गईं। तभी मायाजी की नज़र रणविजय जी की एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी जिसमें रणविजय जी पूरे नेता वाले लुक में थे। उस तस्वीर को देखकर मायाजी रणविजय जी की तस्वीर पर होंठ फेरते हुए बोली, रणवी, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। काश तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज रागिनी जिंदा होती और हमारी भी